हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 6 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है द राइज ऑफ मगध। तो मगध के उदय के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इसको डिटेल में स्लाइड बाय स्लाइड पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे मगध का उदय हुआ था। बहुत पुराने समय की बात है, जब लोग खेतों में हल नहीं चलाते थे, लेकिन नए नए चारागाह ढूंढते थे अपने पशुओं के लिए। चारागाह मतलब पास्चर्स ढूंढते थे। ये था वैदिक युग, जब हिंदुस्तान के लोग बिल्कुल घुमंतु हुआ करते थे, लेकिन फिर उन्हें मिला लोहा और धीरे धीरे सब बदल गया। आयरन के औजारों से जंगल साफ किए गए और खेतों में फसल उगने लगी। यहीं से शुरुआत हुई जनपदों की। थोड़े से गांव और शहरों ने मिलकर बना दिए राज्य, जिन्हें कहा गया जनपद। यही जनपद जब पावरफुल हो गए तो कुछ जनपद बन गए महाजनपद। 6th सेंचुरी BCE में भारत में बने 16 महाजनपद, लेकिन सबसे ज़्यादा चमका एक नाम, मगध। मगध जो बिहार के दिल में बसा था, वो बन गया सबसे शक्तिशाली राज्य। इस कहानी के हीरो थे राजा बिंबिसारा, जिन्होंने 52 इयर्स तक राज किया। उन्होंने अंगा जीता, चंपा का पोर्ट भी अपने कब्जे में लिया और ट्रेड इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि मगध बन गया सबसे अमीर राज्य। ये इतना समृद्ध था उस समय पर कि हर राजा की नज़र इस राज्य पर रहती थी। फिर आए उनके पुत्र अजातशत्रु, जिन्होंने अपने पिता के सपने को आगे बढ़ाया। उन्होंने पटलीग्राम में एक किला बनवाया, जो बाद में जाकर बन गया पटलीपुत्र, भारत की शान। तो मतलब अब मगध सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक साम्राज्य बन चुका था। लेकिन तभी दूर ग्रीस में एक और सपने देखने वाला राजा था, जिसका नाम था अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसने पूरी दुनिया को जीतने का इरादा बना लिया था। 326 BCE में वो भारत की सीमा तक आ पहुंचा। उसने अम्बी को झुका दिया और पोरस से युद्ध किया। पोरस हार गया और पोरस ने कहा, तुम मुझसे बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करो जैसे एक राजा दूसरे राजा से करता है। ये सुनकर अलेक्जेंडर बहुत प्रभावित हुआ और उसने पोरस को छोड़ दिया। अब जंग लड़ते लड़ते अलेक्जेंडर की सेना जा पहुंची मगध के आगे, लेकिन तब तक इतनी लड़ाइयाँ लड़कर थक चुकी थी उसकी सेना, और उन्होंने कहा अब बहुत हो गया, अब बस करो और अब लौट चलो। साथ ही साथ यहाँ पर एक खौफ भी था, और ये डर था मगध का। मगध के नाम से लोगों को डर लगता था। और थोड़े ही समय बाद मगध में नंदा वंश का उदय हुआ। और फिर क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी साम्राज्य को बढ़ाकर भारत को एकीकृत साम्राज्य बना दिया। तो बच्चों, यही थी कहानी एक छोटे से साम्राज्य की, जो खेतों से उठा और इतना बड़ा महान साम्राज्य बन गया। तो अब हम इन डिटेल टॉपिक बाय टॉपिक, स्लाइड बाय स्लाइड देखेंगे कि अगर क्वेश्चंस आ जाएं तो आप क्या लिखोगे। शुरुआत करते हैं पैस्टोरल लाइफ से टू अ सेटल्ड किंगडम। तो शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि जब अर्ली आर्यंस आए थे, जब आर्यंस पहले आए थे, जो अर्ली वैदिक पीरियड था, उस समय पर पास्टरल लाइफ जीते थे। मतलब ट्राइब्स होती थी, इधर से उधर घूमती रहती थी, अपने कैटल के लिए पास्चर्स ढूंढते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब लेटर वैदिक पीरियड आया, तो यहाँ पर अब सेटलमेंट्स देखी गई। लोगों ने एक जगह पर सेटल होना शुरू कर दिया और लैंड को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। और ये हुआ कैसे? ये हुआ आयरन एज के आने से। लोगों के पास आयरन टूल्स आए, लोगों के पास आयरन इम्प्लीमेंट्स आए, और इससे उन्हें हेल्प मिली फॉरेस्ट को क्लियर करने में, और साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपेंशन हुई कल्टीवेशन की। अब जब लैंड ज़्यादा थी, जब कल्टीवेशन सरप्लस हो रही थी, ज़्यादा लोग थे, ज़्यादा खाना था, प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा थी, तो इस एक्सपेंशन से एक और चीज़ आई, लोगों के अंदर लालच। और लोगों ने सोचा, क्यों ना
अपना जो ज़मीन का हिस्सा है उसे और बढ़ाया जाए। और बस यहीं से शुरुआत हुई वॉर्स और कॉन्क्वेस्ट्स की। तो एक्चुअल में शुरुआत कैसे हुई, लोगों को आयरन मिला, लोगों ने आयरन से एग्रीकल्चर करना शुरू किया, लैंड को क्लियर किया, एग्रीकल्चरल टूल्स बनाए, और फिर उसके बाद यहाँ पर हो गई सरप्लस प्रोडक्शन और फिर शुरू हो गए वॉर्स। क्लियर है। अब बात करते हैं जनपदों की। तो जब लोग एक जगह टिकने लग गए, जब लोगों के पैर एक जगह टिकने लग गए, उसे बुलाया जाता है जनपद। सो प्लेस वेयर पीपल प्लेस देयर फीट, राइट, जहाँ पर वो सेटल होने लग गए। तो ये वो टेरिटरीज या स्टेट्स थी विच वर फॉर्म्ड बाय ट्राइब्स सेटलिंग इन अ फिक्स्ड एरिया। तो एक फिक्स्ड एरिया था, वहाँ पर ट्राइब्स ने अब सेटल होना शुरू किया, और यहाँ से इमर्जेंस हुई कुछ स्टेट्स की, जिन्हें बुलाया गया, जो कि राज्य हुआ करते थे, और जिन्हें बुलाया गया जनपद। और जब यही जनपद, कुछ जनपद जब बहुत पावरफुल हो जाते थे, तो बाद में उनको बुलाया जाने लगा महाजनपद, यानी कि ग्रेट जनपद्स। क्लियर है। अब जनपद होते कैसे थे, तो कुछ ऐसा होता था कि जनपद में काफ़ी सारे विलेजेस होते थे और फिर कुछ शहर होते थे, राइट। जैसे कोई एक स्टेट होती है, स्टेट में बड़े सारे विलेजेस होते हैं और कुछ शहर होते हैं, बस एग्जैक्टली वैसे ही जनपद हुआ करते थे। लोगों की लॉयल्टी जहाँ पर पहले जनास की तरफ या ट्राइब्स की तरफ हुआ करती थी, अब ये लॉयल्टी बदल कर, शिफ्ट होकर अब ये जा रही थी अपनी टेरिटरीज़ और जनपद की तरफ। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम भारत के वासी हैं और हमारी लॉयल्टी हमारी कंट्री की तरफ है, एग्जैक्टली यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा था। यहाँ पर दो तरह की गवर्नमेंट्स देखी गई। पहली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट, जहाँ पर लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते थे, एग्जैक्टली जैसे इंडिया में अब इस समय पर होता है, हम अपना प्राइम मिनिस्टर खुद चुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, जैसे कि शाक्याज और लछाविस में। वहीं पर कुछ और किंगडम्स थे जहाँ पर मोनार्की चलती थी, मतलब राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, बस ऐसे ही ये पूरी हेरिडिटी पोजीशंस होती थी, वैसे ही हेरिडिटी रूलर्स, हेरिडिटी किंग्स सिलेक्ट किए जाते थे। फिर हम आते हैं द राइज ऑफ महाजनपद्स। तो महाजनपद अराउंड 6th सेंचुरी BCE में कहा जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 16 महाजनपद आ चुके थे। तो आपको ये नहीं लग रहा कि ये तो हमने पहले ही सुन लिया था? एग्जैक्टली, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टोरी में कवर किए हैं। अगर आप स्टोरी ध्यान से सुनोगे तो आपको पूरा ही चैप्टर ऐसा लगेगा जैसे एक कहानी, एक मूवी चल रही है और हमें सारा समझ आ गया। ठीक है, तो पहले स्टोरी को सुनो और फिर आओ और चैप्टर के पॉइंट्स को पढ़ो। फिर ये सब कुछ लिखा गया है, बेसिकली ये सारी नॉलेज हमें मिलती है जो हमारे पास टेक्स्ट्स हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट, जैन के और वैदिक लिटरेचर के टेक्स्ट हैं, वहाँ पर ये चीज़ें मेंशन्ड है। और वहाँ से हमें पता चलता है कि 6th सेंचुरी BCE में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 16 महाजनपद बन चुके थे, मतलब बड़े बड़े साम्राज्य बन चुके थे। सो मोस्ट ऑफ देम दे वर इन द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास माउंटेन। तो जो हमारी विंध्यास माउंटेन है उसके नॉर्थ में ज़्यादातर वहाँ पर थे। कॉन्टिन्यूअस वॉर्स और स्ट्रगल्स चल रही थी इस समय पर, ये प्रूव करने के लिए कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो इसके लिए लगातार वॉर्स और स्ट्रगल्स चल रही थी इन लोगों के बीच में, मतलब यूनिटी तो बिल्कुल नहीं थी, बस लड़ाइयाँ थी। अब हम आते हैं वो 4 ग्रेट किंगडम्स में। वैसे 16 थे, 16 में से 4 ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट किया। पहला था वत्सा, अवंती, खोसला एंड मगध। तो इसी मगध के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। मगध सबसे पावरफुल किंगडम इमर्ज होकर आया था और बाद में ये एक साम्राज्य बन चुका था, राज्य से साम्राज्य बन चुका था। अब आते हैं हम द किंगडम ऑफ मगध। तो मगध की शुरुआत कैसे हुई, मगध में क्या क्या चेंजेस आए, कौन राजा थे और इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, ये सब कुछ पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मगध की। तो मगध सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पावरफुल किंगडम उभर कर आया था इन 16 महाजनपदों में। ये लोकेटेड है बिहार, साउदर्न बिहार में बेसिकली, और इसकी कैपिटल थी राजगृहा, ठीक है, जिसे राजगिर भी बुलाया जाता है। लेटर ये शिफ्ट हो गई थी पतलीपुत्र, जो पटना में था। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है, धीरे धीरे सब एक्सप्लेन करूंगी। तो जो राइज था मगध का, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा इन द इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री।
बिंबिसारा जो कि फाउंडर थे मगध की पावर के, जो मगध जब बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ था ना, तो एक्चुअली ये राजा बिंबिसारा के टाइम पर हुआ था। बिंबिसारा एक बिल्डर थे जिन्होंने मगध को एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया था। कैसे दिया था? तो उनके पास दो तरीके थे, एक तो जंग लड़ो और स्ट्रॉन्ग बन जाओ, और दूसरा था मैरिज अलाइंसेस से, मतलब ये मैट्रिमोनियल अलाइंसेस से भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था उन्होंने मगध को। तो बिंबिसारा सबसे इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे मगध के, जिन्होंने 52 ईयर्स तक राज किया। मतलब उन्होंने 544 से 492 BCE तक राज किया, मतलब 52 ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट एक लंबी ज़िंदगी उन्होंने जी और इतने लंबे समय तक उन्होंने राज किया। तो उन्होंने अपने एक पूरे के पूरे किंगडम को एक्सपैंड किया दो तरीक़ों से। पहला कि उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, लड़ाइयाँ जीती, स्पेशली उन्होंने अंगा को जीता था, और दूसरा था मैट्रिमोनियल अलाइंसेस, जिसने इस किंगडम को और भी पावरफुल बनाया। तो मगध जो था वो एक स्ट्रॉन्ग किंगडम बन चुका था उस समय का। अब अगर हम अंगा के कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये बिंबिसारा ने क्या किया कि अंगा को कॉन्कर कर लिया, और उसके बाद इसके साथ साथ एक रिवर पोर्ट हुआ करता था चंपा का, वो भी मगध के कंट्रोल में आ गया। तो आप बोलोगे कि क्या हो गया, मतलब एक रिवर पोर्ट मिल गया? नहीं बच्चों, ट्रेड के लिए ये पोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो चंपा एक मेजर ट्रेड सेंटर था, स्पेशली अ मैरीटाइम और सी ट्रेड। तो यहाँ से चीज़ें आती थी और जाती थी, और इस ट्रेड ने नॉट बिंबिसारा को, बट बिंबिसारा के किंगडम को, मगध को बहुत ही ज़्यादा वेल्दी बना दिया और प्रॉस्पेरस बना दिया। इनके पास आयरन ओर के डिपॉजिट्स थे, जिन्होंने स्ट्रॉन्ग वेपन्स जिनसे बने, और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी देखी गई। तो देखो बच्चों, ट्रेड अच्छा था, आयरन ओर के डिपॉजिट थे, मतलब स्ट्रॉन्ग ट्रेड था, स्ट्रॉन्ग इनके आयरन टूल्स थे। तो कौन रोक सकता है इस देश को एक महान देश बनने से, एक स्ट्रॉन्ग देश बनने से? तो बस वैसा ही कुछ हुआ था मगध के साथ। अब अगर हम इकोनॉमी की बात करें, जब बिंबिसारा राजा हुआ करते थे तो ट्रेड चंपा पोर्ट से हुआ करता था, जिसने इनकी वेल्थ को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया, और आयरन रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द रॉ मटेरियल फॉर टूल्स एंड वेपन्स। तो जितने भी टूल्स थे, जितने भी वेपन्स थे, वो इस आयरन रिसोर्स से आया करते थे, और प्रॉस्पेरिटी से उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को मेंटेन करके रखा, एंड ही ऑल्सो सपोर्ट रिलीजियस एंड द कल्चरल ग्रोथ। तो ऐसा नहीं था बस आर्मी, बस मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, उन्होंने कल्चर को और रिलीजन को भी इम्पोर्टेंस दी। सो मगध बिकेम द इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल हब इन द नॉर्दर्न इंडिया। अब बात करते हैं बिंबिसारा और बुद्धिज़्म, एक बहुत ही प्यारी सी बात। तो बिंबिसारा जो थे ना, वो गौतम बुद्ध को बहुत मानते थे, और वो उनके फॉलोअर भी बन गए थे। उन्होंने उनकी बुद्धा की टीचिंग्स को सपोर्ट किया, एंड ही ऑल्सो डोनेटेड लैंड फॉर द मोनेस्ट्रीज। तो जो कैपिटल थी राजगृहा, इट बिकेम द इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द बुद्धिस्ट टीचिंग्स। और ये भी कहा जाता है कि उस समय पर जब बुद्धा टीचिंग्स दिया करते थे, जब अपनी बातें लोगों तक रखा करते थे, वहाँ बिंबिसारा भी उनकी बातें सुना करते थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट उनके बेटे अजातशत्रु के बारे में, जो उनका सक्सेसर था, और वो बिल्कुल अपने पापा के नक्शे कदमों पर चल रहा था, और उन्होंने अपने पापा के सपनों को और भी आगे तक पहुंचाया। तो देखते हैं कैसे। अजातशत्रु बिंबिसारा के बेटे थे, और उन्होंने अराउंड 32 ईयर्स तक राज किया। उनकी भी एक्सपेंशन पॉलिसी थी जस्ट लाइक हिज फादर। तो उन्होंने क्या किया, अपने नेबरिंग स्टेट्स को वो कॉन्कर करते गए, और मगध को बहुत ही प्रॉस्परस किंगडम बनाते गए। और एक टाइम ऐसा था कि नॉर्दर्न इंडिया का सबसे प्रॉस्परस किंगडम माना जाता था मगध को। अजातशत्रु की अचीवमेंट्स की बात करें तो ही स्ट्रेंथन मगध पोजिशन थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड वॉर्स। नोटेबली उन्होंने खोसला और लिछाविस को भी अपने अंडर ले लिया था, एंड बिल्ड द स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन टू डिफेंड एंड कंट्रोल हिज टेरिटरी। तो उन्होंने फोर्टिफिकेशन की थी, मतलब उन्होंने फोर्ट्स बना लिए थे अपने एरिया को डिफेंड करने के लिए। मगध बहुत ही इंपॉर्टेंट डोमिनेंट पावर बन चुका था नॉर्दर्न इंडिया में अंडर द रूल ऑफ अजातशत्रु। अब अगर हम फाउंडेशन की बात करें ऑफ पटलिपुत्र, तो उन्होंने क्या किया था कि अजातशत्रु ने पटली ग्राम में एक, जो कि एक छोटा सा विलेज था, वहाँ पर एक फोर्ट बनवाया, और बाद में इसे पटलिपुत्र में डेवलप कर दिया, एक मॉडर्न पटना में, जो कि बाद में
मगध की राजधानी बनी, मगध की कैपिटल बनी। पटलिपुत्र बहुत ही मेजर पॉलिटिकल, कल्चरल और ट्रेड सेंटर बन चुका था इन द लेटर सेंचुरीज और मौर्यन एम्पायर में भी। तो पटलिपुत्र मौर्यन एम्पायर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल, कल्चरल और ट्रेड सेंटर माना गया है। अब बात करते हैं व्हाट हैपेंड आफ्टर अजातशत्रु। तो हुआ क्या था कि अजातशत्रु के जाने के बाद, उनके डेथ के बाद, अब किंगडम के जो सक्सेसर्स थे ना वो उतने केपेबल नहीं थे, वीक थे, ढंग से राज्य नहीं चला पा रहे थे। तो अब सक्सेसर्स के वीक होने की वजह से, जैसे हर एक स्टोरी में हमने पढ़ा है कि सक्सेसर स्ट्रॉन्ग नहीं था, उनके वीक होने से अब क्या हुआ, अब यहाँ पर डिक्लाइन देखा गया। तो मगध पॉलिटिकली, मगध की जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी वो टेम्परेरीली डिक्लाइन हुई। देखो फाइनली मतलब पूरी तरह डिक्लाइन नहीं हुई, टेम्परेरीली डिक्लाइन हुई थी और इवेंचुअली नंदा डायनेस्टी अब यहाँ पर पावर में आ गई। तो मगध जहाँ पर पहले बिंबिसारा अजातशत्रु के हाथ में था, अब ये पावर चली गई थी नंदा वंश के हाथ, नंदा डायनेस्टी के हाथ, और इसने रिवाइव किया मगध की माइट को, मतलब मगध को अब इन्होंने रिवाइव करना शुरू किया। तो एक स्मॉल फेज था जब डिक्लाइन देखा गया, लेकिन नंदा वंश के आने के बाद अब फिर से एक ग्रोथ देखी गई। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द राइज ऑफ नंदास इन मगध। 4th सेंचुरी BCE में महापद्म नंदा ने नंदा डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया मगध में। उन्होंने इस थ्रोन को लिया और उसके बाद मगध को एक माइटी एम्पायर बना दिया, मतलब बहुत ही स्प्रेड करके बहुत ही पावरफुल एक ब्रिलियंट एम्पायर बना दिया। नंदा ने इसको और भी ज़्यादा एक्सपैंड किया नॉर्दर्न इंडिया में, और साथ ही साथ देयर रूल मार्क्ड द पीक ऑफ द मगध्स वेल्थ और मिलिट्री पावर। तो मतलब नंदा वंश के टाइम मगध अपनी पीक पर था, वेल्थ के मतलब वेल्थ में भी और साथ ही साथ मिलिट्री पावर में भी। अब पावर और प्रोस्पेरिटी की बात करें अंडर नंदास, तो यहाँ पर मगध जो था वो नंदास ने उसको एक्सट्रीमली पावरफुल और वेल्दी बना दिया था। उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, एक बहुत ही लार्ज आर्मी थी, इन्फेंट्री, कैवेलरी, एलिफेंट सब कुछ था, रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा थे और रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा आता था, क्योंकि जो गंगा एरिया वाला लैंड था वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल था। तो यहाँ पर इवन जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी उसने भी आगे बढ़ने से मना कर दिया था। जब अलेक्जेंडर ने सोचा था ना कि चलो चलते हैं अब पूरी दुनिया पर अपना कब्जा करेंगे, तो अलेक्जेंडर आया तो सही लेकिन उसकी आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया जब सामने खड़ा था कौन सा एम्पायर, मगध का एम्पायर। अब आगे बढ़ते हैं द फॉल ऑफ नंदास। तो जब पहले वाले जो नंदास थे वो चले गए और अब आए धनानंदा, जो कि एक बहुत ही, एक तो ये लास्ट रूलर थे, दूसरे ये क्रूअल भी थे और काफ़ी अनपॉपुलर थे। ये हार्श रूल कर रहे थे और लोग बिल्कुल भी इनसे खुश नहीं थे। तो अब इनकी जगह लेने आए चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी गाइडेंस में, अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य दैट इज कौटिल्य, हु ओवरथ्रू नंदा, एंड दिस मार्क्ड द एंड ऑफ द नंदा डायनेस्टी एंड द बिगिनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी आपको कहानी सुनाऊँ ना, आपको आई थिंक 9th में आपको ये कहानी मैं फिर सुनाऊंगी जब आप 9th की वीडियोस देखोगे। तो हुआ ऐसा था कि चाणक्य बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही शार्प था, लेकिन जब ये धनानंदा की दरबार में गया मगध में, तो इसने बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर दी चाणक्य की। चाणक्य को गुस्सा आया और इसने कहा कि इस बात का तो मैं बदला तुमसे लेकर रहूँगा। और फिर क्या था, बदला उसने लिया। उसने तैयार किया चंद्रगुप्त मौर्य को कि वो राजा बनेगा, और वो राजा बना अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य। तो उसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया और धनानंदा को अपनी उसकी कुर्सी से हटाकर फेंक दिया। अब चलते हैं अलेक्जेंडर पर, who is called as the Alexander the Great। तो he was the ambitious conqueror। तो क्या थी कहानी, वैसे तो सुनी है, इन डिटेल देखते हैं। अलेक्जेंडर जो कि किंग था ग्रीस, मैसेडोनिया ग्रीस का किंग था, वो ही इज़ रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्करर्स इन द हिस्ट्री। उनका एम्बिशन था पूरी दुनिया पर राज करना, पूरी दुनिया को कॉन्कर करना, और ये बहुत ही बड़ा एक एम्पायर बनाना चाहते थे।
तो उन्होंने एशिया माइनर, सीरिया, इजिप्ट, मेसोपोटामिया और पर्शिया पर कब्जा कर लिया था। इनके एम्पायर्स को इन सबको अपने एम्पायर में ले लिया था। अब उनको पता चला कि इंडिया में ना बहुत सारे राज्य हैं और इंडिया बहुत ही ज़्यादा वेल्दी कंट्री है, तो वो चाहते थे कि अब इंडिया को अपने कब्जे में लिया जाए। सो ही वांटेड टू एक्सटेंड टू इंडस वैली नियर मॉडर्न पंजाब एंड राजस्थान। तो बस इसी चाह में कि चलो चलते हैं, उन्होंने कहा चलो चलते हैं। तो 326 BCE में अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर उसने अटैक किया। अब इस टाइम पर क्या था कि इस रीजन में ना बड़े सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे जिनकी आपस में बनती नहीं थी, आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, यूनिटी के नाम पर सब कुछ ज़ीरो था। तो सबसे पहले ये अम्बी से मिले, हु वॉज द रूलर ऑफ तक्षशिला, जिन्होंने बिना फाइट किए ही सरेंडर कर दिया। अब क्या था, अलेक्जेंडर ने सोचा कि चलो अब पोरस से लड़ते हैं। अम्बी और पोरस की बनती नहीं थी, तो अम्बी ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा पोरस का ये राज्य जीतने में। फिर क्या था, अब पोरस का जो राज्य था वो झेलम और चिनाब रिवर के बीच में था। पोरस ने हार नहीं मानी, पोरस ने लड़ाई की, लेकिन फाइनली वो डिफीट हो गया। जब अलेक्जेंडर ने उसको कैप्चर किया और अलेक्जेंडर ने कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें कैसे ट्रीट करूं, तो पोरस ने कहा कि वन एज वन किंग शुड ट्रीट द अनदर किंग, वैसे ही मुझे ट्रीट करो। और ये सुनकर इस बात को सुनकर ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय हिज करेज एंड ही रिटर्न हिज किंगडम। और माना जाता है कि ये बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए, यानी कि अलेक्जेंडर और पोरस बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अब क्या था, अब हुआ एंड ऑफ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। अब आगे बढ़ते रहे, अलेक्जेंडर की सेना आगे बढ़ती रही, जीतती रही, और अब वो पहुंच गई ब्यास रिवर के पास जहां पर शुरू होता था मगध का किंगडम। लेकिन यहाँ पर क्या था कि मगध का जो किंगडम था ना, अब नंदा डायनेस्टी काफ़ी पावरफुल थी, तो डर तो इनको बहुत ज़्यादा था कि कहीं हम हार ना जाएं। लेकिन जो आर्मी थी ना, अब उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम तो नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम थक चुके हैं, इतने टाइम से सिर्फ लड़ाइयाँ लड़ते आ रहे हैं। दूसरा, हम होम सिक हैं, हमें जाना है घर। और वो मगध की आर्मी से बहुत ज़्यादा डर गए थे। मगध का जो नाम था ना, वो एक नाम था, डर का नाम था मगध। सो अलेक्जेंडर को ना चाहते हुए भी वापस जाना पड़ा, और उसने अपना जितना भी जीता हुआ एरिया था इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, उसको 3 टेरिटरीज में डिवाइड करके अपने ग्रीक जनरल के हाथों में छोड़ के वो चला गया। Now, when he was going back to his country, on the way back to back home, where he was traveling back home, वो कभी घर पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि बैबलोन में वो at the age of 33 he died। अब इतनी शॉर्ट लाइफ थी, लेकिन उसने इतनी जंग जीती थी, मतलब ही वॉज इवन कनेक्टेड टू इंडिया विद द वेस्ट। मतलब अगर अलेक्जेंडर नहीं आया होता तो उस टाइम पर इंडिया और वेस्ट में कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन उसके आने से ये कनेक्शन भी हुआ। दिस ग्रीक इन्फ्लुएंस वॉज देयर ऑन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ट्रेड, विच लेटर ब्लेंडेड विद द इंडियन कल्चर। अब हमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, और वो है द इफ़ेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। तो एक तो वो आया, काफ़ी राज्य जीते, ग्रीक जनरल्स के हाथों में छोड़कर चला गया, लेकिन उनके आने से ना काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई उसके बाद इंडिया में। क्या हैं वो चीज़ें, उनके बारे में पढ़ते हैं। अब अलेक्जेंडर के आने से सबसे पहली बात है कि इंडिया और यूरोप में ना सबसे पहले एक डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश हुआ था। यहाँ पर 4 मेजर ट्रेड रूट्स भी डेवलप हुए थे, विच वर कनेक्टेड बाय लैंड एंड सी। तो इंडिया, पर्शिया, ग्रीस और अदर वेस्टर्न रीजन के साथ अब कनेक्ट हुआ था, लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए थे। यहाँ से ट्रेड का, आइडियाज़ का और कल्चर का भी एक्सचेंज हुआ बिटवीन ईस्ट एंड द वेस्ट। अब बात करते हैं द कंट्रीब्यूशन टू द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। तो जब अलेक्जेंडर आया था ना, तो अलेक्जेंडर के जो हिस्टोरियंस थे, एरिन, स्ट्रेबो और बहुत सारे और थे, उन्होंने ना डिटेल में सारे रिकॉर्ड्स बनाए थे अलेक्जेंडर की कैंपेन के, जिससे इंडियन हिस्टोरियंस को सारी चीज़ों को सीक्वेंस में लगाने में बहुत हेल्प मिली। तो इससे एक तो एग्जैक्ट डेट्स हमें पता चली, जो जो हुआ, कब हुआ, तो वो हमें पता चली, और दूसरे इसने इंडियन हिस्ट्री को एक मतलब इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में, एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट करने में भी हेल्प किया। So for the first time, India's events could be placed chronologically using the foreign references. अब बात करते हैं
का एक्सचेंज और आर्ट के बारे में। तो इंडियंस और ग्रीक जो थे ना, जब वो कांटेक्ट में आए तो एक राइज हुआ इंडो ग्रीक स्कूल का, इंडो ग्रीक स्कूल ऑफ आर्ट का, जिसे गांधार स्कूल ऑफ आर्ट भी बुलाया जाता है। यहाँ पर ग्रीक के रिल्म्स थे और इंडियन स्पिरिचुअलिटी थी, ये आपस में ब्लेंड हुए और ये सब देखा जाता है बुद्धा के स्टैचूज़ में, शोइंग द ग्रीक स्टाइल ड्रेपरी एंड द काम एक्सप्रेशंस, एंड दिस वाज द मेजर स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन स्कल्पचर्स। अब इसके साथ जो लास्ट चीज़ बड़ी ही अच्छी हुई थी, दैट वाज द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो ध्यान से सुनो बच्चों, जब एलेक्जेंडर आया तो उसने क्या किया कि जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उनके ऊपर अटैक किया और वो वीक हो गए। अब इससे क्या हुआ, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा वंश से मगध को टेक ओवर किया, तो अब क्योंकि ये जो आसपास के राज्य थे ना, ये काफ़ी छोटे छोटे और काफ़ी वीक हो गए थे, तो इससे उन्हें एक रेडीमेड ग्राउंड मिल गया एक्सपैंड करने के लिए और फिर ये उन रीजन्स में यूनिफाई होने लगे। सो दस द एलेक्जेंडर्स कैंपेन इनडायरेक्टली पेव द वे फॉर द राइज ऑफ द मौर्यन एम्पायर। रिजल्ट, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया अंडर द मौर्यंस। So this was all from the today's chapter, the rise of Magad। तो मगध में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम मौर्यंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। चैप्टर पढ़ लेना, डाउट्स को पूछ लेना, नहीं तो लर्नो हब स्वयं की क्लास को बुक कर लेना। आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है।